एडवोकेट रविंदर शर्मा जो सीनियर स्पोक्स पर्सन है, चीफ स्पोक्स पर्सन और साथ साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के। रविंदर जी, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करती है कि राम राज्य की स्थापना होने जा रही है और राम राज्य स्थापित किया जा रहा है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी और सांसद रजनी पाटिल ने यह कह दिया कि रावण की तुलना, प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी। देखिए, मैं वही था, ये गलत बात है। उन्होंने कहा कि एवरी प्राइड एथ ए फॉल, ये तो अंग्रेजी की वहाँ पर था कि घमंड जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि यूं ही 4 स्टेटों के इलेक्शन जीते हैं, बीजेपी के नेताओं की जो है वो अहंकार सर पे चढ़ गया है। तो उन्होंने किसी की तुलना नहीं की। रावण तो बहुत बड़े शख्सियत थी, मोदी जी कहाँ उनके साथ तुलना हो सकती है। रावण जी तो बहुत बड़े विद्वान भी थे, लेकिन सिर्फ ये है कि अहंकार के बाद उन्होंने कहा अहंकार तो रावण जी का नहीं रहा, तो इसलिए इसको तुलना करना ये तोड़ मोड़ करके पेश करने के लिए बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि 4 स्टेटों में भी हमारा 4 करोड़ 92 लाख वोट है और बीजेपी का 4 करोड़ 81 लाख वोट है, इसलिए घमंड में क्यों है। हार और जीत है, लेकिन यह कि 5 करोड़ वोट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उनका कहना है कि आसमान पे चढ़ गया है दिमाग बीजेपी के नेताओं का, तो उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया मोदी जी का। तो किसी ने कोई सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि घमंड में या अहंकार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े विद्वान रावण जी जो है उनका अहंकार टूट गया। तो इसलिए कल की मीटिंग को आत्ममंथन, आत्मचिंतन कहा जाएगा, या फिर ये कहा जाए कि लोकसभा के चुनाव को केंद्रित कर करके जम्मू कश्मीर में मीटिंग बुलाएगी? नहीं, ये मीटिंग हमारी जो है वो बड़ी देर से ड्यू थी, क्योंकि बात यह है कि 2 बार ये पोस्टपोन हो गई पीछे किसी वजह से, और अच्छा हुआ कि चुनाव थे देश भर में इसलिए हुई थी, नहीं तो ये पिछले महीने की 18 तारीख को होनी थी। लेकिन चूँकि चुनाव थे स्टेटों में, इसलिए रजनी पाटिल जी ने पहली एग्जीक्यूटिव मीटिंग लेनी थी जब नई एग्जीक्यूटिव हमारी बनी है, तो ये ऑलरेडी शेड्यूल थी, तो लेट हो गई और उसमें बड़ी चीज़ों के चिंतन मंथन हुए। चुनाव तो हर पार्टी का मकसद ही चुनाव लड़ना है, पॉलिटिकल पार्टी का मकसद तो चुनाव लड़ना है और चुनाव के लिए तैयारी करनी है। और हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ये लादी बात है जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की आखिरी पड़ाव जो है वो भी 9 जनवरी को पंचायतें ख़त्म हो जाएंगी। और ये तो अहंकार की बात नहीं तो और क्या है कि 5.5 साल से अब चुनाव नहीं करवाते, पंचायत और यूएलबी के चुनाव भी खत्म कर दिए, असेंबली के चुनाव नहीं करते, देश में सुप्रीम कोर्ट में सब जगह ये बताते हैं हालात बहुत अच्छे हैं। फिर चुनाव की बात आती है तो कहते हैं 30 सितंबर भी अभी डेडलाइन है, और हम उम्मीद करेंगे उससे पहले हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि स्टेट उससे पहले हो जाए, स्टेट असेंबली के चुनाव हो। क्या डर है, अब अगर हालात अच्छे हो गए हैं बकौल गवर्नमेंट के तो स्टेट का। आप ये लब्बो-लबाब से ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया आप उससे लगभग सहमत हैं और शायद उसी को टो करके आप अगली तैयारियां करें? देखिए, सहमति और ना सहमति की बात उठती कहाँ है। माननीय उच्चतम न्यायालय फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जुडिशरी। आपके आने से पहले पवन खेड़ा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें थोड़ी सी गुंजाइश रखी है स्टेटहुड के मामले में। उन्होंने लद्दाख वाले स्टेटहुड को जस्टिफाई किया और इसको खुला रखा है। वो अलग बात है, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे रहा था कि ये मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना ही है। ठीक है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने संवैधानिक स्टैंप लगाई है कि संवैधानिक तौर पे ये इख्तियारात थे सरकार के, लेकिन फैसला तो सरकार ने किया है ना। बीजेपी ने एकतरफा जो तोड़ा, लोगों को पूछा नहीं, लोगों की मंशा की भावना की कदर नहीं की। जिस हालात में जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना, जिन नेताओं की वजह से बना, उनको गालियाँ निकाल कर यह कहते हैं कि रिकॉग्नाइज किया गया था एस्पिरेशन, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हमने जो कल चर्चा की है, एक रेजोल्यूशन हमने यूनानी मसले अडाप्ट हुआ कश्मीर के, जम्मू के, सारे के ज़मीन और नौकरी और बाकी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो लुटे जा रहे हैं, यहाँ तक रेत बजरी भी लुटा जा रहा है और सारे ठेकेदार बाहर से होंगे। जम्मू कश्मीर के, जम्मू के लोग क्या करेंगे, और जम्मू को सबसे बड़ा खतरा है। तो इसलिए हमने प्रपोज किया है कि काकर हाई कमांड AICC इस पे इनिशिएटिव ले, लाइक माइंडेड पार्टी से बात करे। हमारा संविधान इतना फ्लेक्सिबल है कि आर्टिकल 370 ही कोई आखिरी गोली थोड़ी थी, वो संविधान की 370 थी, 371 तो हमारे पड़ोस में है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है। तो 370 का शब्द बुरा लगता था क्योंकि वो नेहरू जी, गांधी जी उनके द्वारा हुआ था, तो कोई और शब्द रख ले, गारंटी दे दें
जी। यही बड़े बन जाएं। अगर इनमें हो दिल और दूरियां दूर करनी है तो जो आपने हिमाचल में दिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिया, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में भी कई प्रावधान हैं। तो हमने संवैधानिक बात की है, हम संविधान से बात करने वाली बात नहीं है। हम संविधान के तहत हमने कहा कि हम इसकी जंग लड़ेंगे और उसके राष्ट्रीय नेतृत्व संज्ञान लेगा। बाकी लाइक माइंडेड पार्टी जो समिति है कि फेडरल स्ट्रक्चर है। और सुप्रीम कोर्ट की बात जो आपने कही कि उन्होंने इस पे फैसला नहीं दिया कि क्या स्टेट, हम चाहते थे कि इसमें फैसला आना चाहिए था कि स्टेट तोड़ने का अधिकार था। उन्होंने ये क्वेश्चन ऊपर रखा, उन्होंने कहा अच्छा लद्दाख बन गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए खौरब ने फौरी तौर पर इधर से कह दिया कि हम एज अर्ली एज पॉसिबल जल्दी देने वाले हैं। वो 4 साल पहले भी कहा था, हमको इन बातों में विश्वास नहीं लगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि कहा है कि रेस्टोर स्टेट एज अर्ली एज पॉसिबल, तो हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है। लेकिन क्या ये मानेंगे जिन्होंने ये बिल लाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकालना चाहिए, वो इस सिलेक्शन कमेटी में नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन हो जी, वो, क्योंकि इनको तो ये संविधान का, सुप्रीम कोर्ट का कितना पालन और सम्मान करते हैं, लेकिन हम तो करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो ना हमारे हैं तो इनके हैं जी। तो उनको क्यों स्पेशल बिल पार्लियामेंट में? हमको तो आप शाहबानों का केस रोज पूछते हो। मैंने अभी पूछना था, मैंने अभी आपसे पूछना था, अलग परिप्रेक्ष्य में था। वो कौन से परिप्रेक्ष्य में परिप्रेक्ष्य था कि एक कम्युनिटी जो कर रही थी, वो मान लीजिए अगर आप कहते हैं जी वो गलती की कांग्रेस है, नहीं, आप कह रहे हैं ना हम शीर्ष अदालत का सम्मान करते हैं। क्या नहीं करता, सम्मान हम जरूर करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का अधिकार सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उस कमेटी, चयन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी के सदस्य मेंबर नहीं होने चाहिए जी। ये संविधान की रक्षा हो रही है, ये डेमोक्रेसी को खतरा है। जिस चीज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है, फिर क्या इंटरेस्ट है मोदी सरकार को जी। ये तो सवाल बड़ा खतरनाक है जी कि आप ये नहीं चाहते। हर कमेटियों में चीफ जस्टिस होते हैं जो बड़े पदों पे, शायद चीफ विजिलेंस कमिश्नर के लिए, इन चीज़ों के लिए हमेशा होता रहा। आज ऐसी डेमोक्रेटिक सरकार है और ये हमले हो रहे हैं और मीडिया भी खामोश है। हमको तो दुख है कि आप बार बार बोलते हैं डेमोक्रेसी पर खतरा है। डेमोक्रेसी का खतरा है तो पब्लिक क्यों वोट देती है? नहीं, पब्लिक वोट देती है। तीन स्टेटों में मैं उस पर बाद में आऊंगा। टीएन सेशन को और भी पैदा होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमको ऐसा इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन चाहिए जो प्रधानमंत्री को भी कटरे में खड़ा कर सके। सुप्रीम कोर्ट किसी को भी खड़ा करता है। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं देश के अंदर जो पंडित नेहरू से लेकर के आज तक कांग्रेस और बाकी भी सरकारों ने ये मजबूत संस्थाएं बनाई थी। तो टीएन शेषन जी के नाम से लोग, यही होता था कि सरकारों में कई धांधलियाँ या कुछ बात मनमर्जी से प्रधानमंत्री जी कुछ कहें तो उल्लंघना नहीं होती मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, और दूसरा को कहे तो नोटिस आ जाता है जी। इसलिए ये तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट संस्था है जी। उसमें तो आपने अपने कार्यकाल में टीएन शेषन पैदा किया था कोई दूसरा? तो टीएन शेषन तो हमने ही पैदा किए थे। दूसरा आपने दूसरे नहीं, उसके बाद जो रहे आप देख लीजिए, बहुत से लोग रहे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबने, आज क्यों प्रश्न उठता है? किसी ने प्रश्न तो नहीं उठाया आज तक। इनके दौर में क्यों प्रश्न उठता है जी? और ऐसी बहुत मिसालें हैं। इसलिए अगर फिर भी प्रश्न ना उठे, वो हमारे लिए भी उसी तरह रहे जिस तरह रूलिंग पार्टी के लिए। इलेक्शन कमीशन तो रूलिंग पार्टी को रोकने के लिए होती है। रूलिंग पार्टी रेवड़ियाँ बांटती है चुनाव के समय, एडमिनिस्ट्रेशन सारी उनके दबाव में होती है। और जीडीपी अगर जीत गए थे, उनको पता लग गया कि तो कथित तौर पे तो सस्पेंड हो गया आंध्र प्रदेश का, अगर ठीक किया वहाँ तेलंगाना कि अगर उल्लंघना की उन्होंने तो ठीक है, लेकिन बाकी क्या होता है जी। इसलिए हम संविधान और डेमोक्रेसी के सही जो है इच्छुक है, लेकिन खतरा बहुत है जी। लेकिन जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो ईवीएम से बड़ा प्यार आता है, जब हारते हैं तो आप सोचते हैं कि 16 कंट्रियां इसका विरोध कर रही हैं। इस पे बात होगा, लेकिन 16 कंट्रियों में बंद क्यों हो गया जी? जिन्होंने ईजाद की ईवीएम, अगर सवालात उठे, अगर डेमोक्रेसी में लोगों को शक हो जाए, चाहे वो सही या गलत है, तो पोस्टल बैलेट में तो हमारी बढ़त होती है। जब बात ही गिनती शुरू हार जाते हैं। और दूसरा ये है कि मैं दूसरी बात कहूँ कि कई 100 के करीब मैंने सुना है कि पिटीशन हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, लोगों ने की है। तो सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस ने तो सवाल अभी उठाया नहीं, लेकिन संशय पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है। जी।
और दूसरी बात यह है कि मैं अभी पढ़ रहा था, सही है दुरुस्त है, मैं तस्दीक नहीं करता, लेकिन हिमाचल मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना स्कीम थी वो शायद उन्होंने कह दिया कि ये बंद करेंगे, क्योंकि अगर ये सच है तो इससे बड़ा झांसा कि एक किश्त डाल के और जुमला हो गया। जुमलेबाज तो हैं ही ये सरकार, और जुमले के बहाने इलेक्शन जीतना और बाद में जो है वो पूरा नहीं करना। रविंद्र जी, आप 2 मानते करोड़ हैं जॉब का, 15 लाख ब्लैक मनी का, वो तो सामने मिसाल है। रविंद्र जी, आप मानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है इलेक्शन के दौरान कोई इंस्टॉलमेंट? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट तो 1 महीने पहले लगाते हैं आप, 6 महीने पहले सरकारों को पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आखिरी, ये तो खैर सरकार 24 घंटे इलेक्शन मोड में ही रहती है, लेकिन 6 महीने कम से कम पहले आप ऐसी स्कीमें जो है सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक नियत लोग हैं, दूसरे आप वादे करते हैं, तो मैं कहता हूँ वादा तो अलग बात है, वो मैनिफेस्टो है, वो भी अचीवेबल वादा होना चाहिए। मैनिफेस्टो भी वही होना चाहिए जो जायज़ हो, मैनिफेस्टो भी वही होना चाहिए जो अचीवेबल हो। टैक्स पेयर्स के मनी को लूट करके आप ये करेंगे, एक ट्रेंड बन गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सारे रूलिंग पार्टी को मिलेंगे, और कहते हैं नहीं जनाब, इस पर रूलिंग पार्टी को पता है किसने पैसे दिए, और दूसरे दिन उसके पास ईडी आ जाती है, उनको तो खबर मिल जाती है बैंक से, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी संज्ञान ले रहा है। तो व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि आज सत्ता को हासिल करना और उसके बाद हासिल करके छोड़ना नहीं, ये एक बड़ी खतरनाक बात है। तो हम तो जो उन पे लगे तो हमारे पे भी लगेगा। संगठनात्मक सवाल पूछूंगा। एक तो मैं ये कहूँगा, पहले बीच में एक सवाल कर लेता हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जब 2 सांसद थे, आपको याद होगा, तब भी उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर और 370 था। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को आहिस्ता आहिस्ता एक बिंदु 3 तलाक यहाँ तक ला ही दिया है। आप कह रहे हैं कि इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। देखो, मैंने ये नहीं कहा अचीवेबल टारगेट, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन वैसे मुझे बताइए, ये देश संविधान कहता है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स नहीं करना है। एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो ये होने चाहिए कि मस्जिद बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, गुरुद्वारे बनाएंगे, उसके लिए कर्नाटका में आप बजरंगबली की उपासना करके आप जीत गए। नहीं, इन्होंने बजरंगबली का कहा, अपमान कर दिया, तो हमने कहा बजरंगबली तोड़ दो नली तो हो गई। वो बजरंगबली इनके ही है भाई, विनोद जी के भी उतरे, मेरे भी हैं, मैं अपने धर्म में आस्था रखता हूँ। आप जोड़ो, लेकिन मुझे आप धर्म के साथ राजनीति को जोड़ो तो अच्छा है। टोपी लगा के मोदी जी लाल टोपी लगा के बजरंगबली बन के चल पड़े थे, अभी मास्क नहीं लगाया, बाकी तो उन्होंने पूरा प्रयास किया, उनको हक है। लेकिन फिर हमने भी कहा कि बजरंगबली तो हमारे भी है, तो बजरंगबली जी ने हमारा साथ दिया, सत्य का साथ दिया, राम जी के भगत थे, इसलिए हम सत्य पे हैं। हम कहते हैं डोंट मिक्स रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये देश तबाह हो जाएगा। क्योंकि फिर हर पार्टी, आप दूसरों को कैसे कहते हैं, किसी पार्टी को खुल्लम खुल्ले धर्म की सियासत जोड़ना आज़ाद नहीं होती। राम मंदिर हमारा भी, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 1949 से लेकर के, वो उससे पहले 47 से पहले वो लिटिगेशन चलती थी, और वो भी बातें आती हैं कि उसका कुआर खोले, वहाँ राम लल्ला रखे, नेहरू जी कांग्रेस उस पर सवाल करते हैं। लेकिन आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने किया, क्या आपने करवाया? आप तो कहते हो कि हमने करवा दिया। कौन है बीजेपी? वो तो सुप्रीम कोर्ट का सर्वमान्य है, किसी ने एतराज किया? यही है इस देश की विचित्रता कि जुडिशरी में पूरा फेथ है। रविंदर जी, वैसे एक चीज फैसला हमको पसंद ना हो, पसंद करना पड़ता है। कर्नाटका के नतीजों से आपने एक सीख लेनी चाहिए थी कि मिनॉरिटी को अपीज करने के बजाय हम भी जिस तरफ लोग जा रहे हैं उस तरफ चले। भाजपा की लाइन टो कर लीजिए, देखिए आपके बजरंगबली ने पूरा सपोर्ट किया। मैं बात वो नहीं कह रहा, मजाक की बात नहीं है। महात्मा गांधी ने, नेहरू ने ये एश्योरेंस दिया था, ये सेकुलर देश है, फादर ऑफ नेशन जिसको आप पूछते हैं, अगर आप दिल से पूछते हैं। अगर गोडसे के मंदिर बनाने वाला बात, लेकिन देश का विभाजन तो धर्म की बुनियाद पे करवा गए अंग्रेज, कुछ ताकतें खड़ी करके, और उसमें जितने लोग पाकिस्तान नहीं गए मुसलमान, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में रहे। अपीजमेंट नहीं है, प्रोटेक्शन है। वो मेजॉरिटी को, हम कहीं माइनॉरिटी में हैं, तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसका काम है माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन करना। तो ये जिसको गलत मिसलीड करके परिभाषित किया जाता है, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं। कांग्रेस का ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, यहूदी, पारसी, आपके मानक शाह जिन्होंने कहा बांग्लादेश की जीत हुई थी, वो पारसी थे। कितने लोग हैं पारसी देश के अंदर जी। इस देश की ताकत यही है।
आपकी सिखों की कितनी बड़ी कुर्बानी है इस देश की आज़ादी की जंग में और उसके बाद भी, और गुरु तेग बहादुर जी का आज शहीदी दिन है, कितनी बड़ी है कि उन्होंने शीश कटा दिया धर्म की रक्षा के लिए, फ्रीडम रिलीजन के लिए, कि अपने अपने धर्म का पूजेंगे। वही है स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन में। इस इतिहास को पढ़ के डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आइन बनाया, जिसको पास किया कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर, आर्टिकल 20 में कॉन्स्टिट्यूशन में रखा कि धर्म अपना पूजनीय है, दूसरा भी सम्माननीय है। मैं मंदिर जाते हुए रास्ते में गुरुद्वारा मस्जिद उसको पत्थर मार के जाऊं, वो मैं कहाँ धार्मिक हुआ? तो इसलिए धार्मिक लड़ाई करने से हिंदुस्तान कमजोर होगा। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हम जब पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, वहां पे आज़ादी के बाद कितने हिंदू थे, मिनॉरिटी कम्युनिटी। तो हमने पड़ोसी मुल्क को फॉलो करना, विनोद जी आप तो बुद्धिजीवी हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे सिंपल ही ये कह रहा हूँ, कभी आपने उसको, आपने कभी आप क्रिटिसाइज नहीं किया कि वहाँ पे हिंदुओं की तादाद किसने किया? आपको लगता है मोदी सरकार के दौरान कई लोग जो घुसपैठ करके आए थे उनको वापस भेजा गया। आप नेट निकाल के देखिए, हम पढ़ते हैं राजस्थान में जो हिंदू आए थे। बात यह है कि कानून बनाने से नहीं, मगर मैं कहता हूँ वहाँ गलत हो रहा है, वहाँ फेल डेमोक्रेसी है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान ही वाहिद विश्व गुरु है जिसने ये सबक दुनिया को देना है। आपको पता है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हजरत बल श्राइन पे जब मिलिटेंटों के साथ जंग चल रही थी, इस देश की जुडिशरी ने कहा, उनकी ख्वाहिश थी कि उन्होंने कहा भूखा नहीं मारना, वो उन्होंने कहा बिरयानी खानी, उन्होंने कहा बिरयानी भी खिलाओ, किसी ने विरोध किया? इस देश के सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा, मुझे भी याद आ गया, अभी भी याद आ गया कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने उन मिलिटेंटों को जिनके हाथ में बंदूक थी कहा कि ठीक है बिरयानी इनको भेजो अंदर। ये है वो देश। लेकिन किसी जगह दुनिया में आज भी जंग चल रही है, वहाँ किस हालात में लोग मारे जाए। इंसानियत तो है, गलती चंद लोग करते हैं, उसकी खमियाजा बच्चे, बूढ़े, बीमार सारे भुगते। हम कहते हैं चार लोग खराब कश्मीर के अंदर मिलिटेंट पाकिस्तान भेजता है, उसकी सजा के लिए उसका हमने जम्मू कश्मीर के सब लोगों से नफरत करेंगे। ये कैसे भूल जाते हैं कि 80% आबादी ने उस वक्त साथ दिया, महात्मा गांधी, नेहरू और जिन्ना को मुंह तोड़ जवाब दुनिया में बेनकाब कर दिया कि ये एक थियोक्रेटिक स्टेट है। ठीक है, हिंदुस्तान एक लिबरल सेकुलर देश है। और आज हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, जिन नेताओं ने उस वक्त साथ दिया उनके लिए भी पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, जब उन्होंने गलती की, कांग्रेस ने भी अपना रास्ता इख्तियार किया, लेकिन ये संवैधानिक बात थी। आप आर्टिकल 370 उनसे नहीं, आपने कहा 370 अड़चन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगा दी कि 25 नवंबर 1949 के डॉक्टर युवराज करण सिंह जी का जो नोटिफिकेशन प्रोक्लेमेशन थी जी, उसके बाद जम्मू कश्मीर और दूसरी रियासतों में कोई फर्क नहीं रहा, मर्जर भी हो गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट थी। ये अटू टंग था। क्यों बीजेपी 70 साल लोगों को गलत कहती रही? बीजेपी भी उस कटहरे पे गलत है जी। क्यों कि वो जहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट था और है और रहेगा, उसके बाद भी सियासत करते रहे। और उनको इस बात पे अगर कांग्रेस ने ये नहीं कहा, हमने कहा था आपने एकतरफा किया, चुप करके बिल लाया, आपने डेमोक्रेटिक तरीका नहीं इख्तियार किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लिखा है कि ये दिया गया था उनके हालात में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वह टाइम ट्रेडिशनल था, टेम्परेरी था, जो भी था, लेकर उसके तोड़ने से अगर नुकसान होता है, लैंड और जॉब की गारंटी थी और आर्टिकल 370 में क्या था। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपका पॉलिटिकल एजेंडा था, लेकिन आपका ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 370 में ज़्यादा कुछ बचा नहीं हुआ था। आप जो जरूरी था वो बचा था, आपकी जो जरूरी था वो बचा था। प्रधानमंत्री जरूरी नहीं था, हमने खत्म किया, और कांग्रेस ने किया। वही कह रहा हूं, राष्ट्रपति जरूरी नहीं था, वो खत्म किया। डेमोक्रेटिक वे में आप इसको भी खत्म करते, बचा क्या? यही हम चाहते थे कि आपको कुछ करना था तो डेमोक्रेटिक वे इख्तियार करते। किसने रोका था वेस्ट पाकिस्तानी को? हम हमेशा कहते हैं इंसानी मसले, थोड़े से लोग थे, या बाल्मीकि थे, 300-400 फैमिलियां होंगी। तो आपके जहन में ये क्यों तो आप ये बात हमारे जहन में क्यों नहीं? हम हमेशा कोशिश हमने रहा कि इनको डोमिसाइल दो, वो दो, अधिकार नहीं थे। जो बात सही है उस पर तो हम साथ थे। आपने बात कब की? क्योंकि कश्मीर के कुछ लोगों को या उन लोगों को ऑन बोर्ड लेते, कुछ लोग ना आते। कुछ चीज़ें तो हो सकती जरूरी थी, लेकिन जो गैर जरूरी थी जो रिमूव करना, उन्हें सब खत्म करने से आपका मेरा अधिकार भी गया। आज ठेकेदार बाहर से लाए जाते हैं, क्लस्टर टेंडर होते हैं,
यहाँ के छोटे गरीब लोग टेंडर में क्वालिफाई नहीं कर पाते। वाइन शॉप के ठेकेदार सारे आपके जो एरिया से कोई हैंडीकैप्ड को बिडो, मुझे लगता है कई लोग जो है वो बेचारे इसी वजह से बीमार हो गए। और आपने उजाड़ दिया जम्मू को। हर गली हर कोने में आपको शराब की दुकान है। ये वही बीजेपी जो कहती थी कश्मीरियों की साजिश है मंदिरों के शहर में शराब, और आज खुद 50-80 दुकानें खोल दी। तो इसलिए विनोद जी आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, हम भी यहीं रहते हैं, लेकिन बात यह है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। आज सुंदरबनी में जाता हूँ तो 5, 6, 7 नई शराब की दुकानें रास्ते में मिलती है, गली गली कोने में गाँव में मिलती हैं। तो अब युवा नहीं शराब पी रहा, ड्रग माफिया कहाँ से आ रहा है, इतना फैल रहा है। आपकी इतनी बड़ी वो पुलिस सब कुछ है, सारे को ड्रोन से थोड़े आते हैं। इन चीज़ों पे कंट्रोल करिए। युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, आप महिलाओं को, विडो को, बुजुर्गों को, हैंडीकैप्ड को दरबदारे ठोकरे खा रहे, पेंशन नहीं, और कई इतनी बातें। ओल्ड पेंशन स्कीम से आप तो हमने ये मंथन किया। और एक जो है कोई जो अग्निवीर पर भी है। यस, अग्निवीर बहुत बड़ी डिस्करेजमेंट है हमारी बॉर्डर स्टेट के लिए। अग्निवीर एक बहुत बड़ी सोर्स है। मेरा फादर खुद फौज में रहे और उनकी पेंशन से मैं पला हूँ। मेरे ताया जी फौज में शहीद हुए और मेरे 2 भाई इंडियन नेवी में सर्विस करते थे। यहाँ जितनी एम्प्लॉयमेंट थी, आज जो लोग आप पक्के मकान गांव में देखते हो, वो लोग 8वीं 10वीं पढ़ के जाके फौज में ऑनरेडी कैप्टन ये वो आए, और आज उनके बच्चे आगे पढ़ रहे। तो हमारे लिए तो फौज, मेरा मिलिट्री फोर्सेस यही मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी। और हमने कहा है अग्निवीर से आपने देखा नहीं कि एम्बुलेंस भी नहीं देते अग्निवीर के शहीद को जी, तो क्या होगा। इसलिए जो बातें जिसको भी अपोज करेंगे कि जो गिलानी के पोतियों को नौकरी दी गई है, या फिर यासीन अली के रिश्तेदारों को, सलाहुद्दीन के बेटे को वो नौकरी से निकाला गया, आप इसका भी विरोध? नहीं, हमने विरोध तो नहीं किया, लेकिन बात यह है कि देखिए, आप ये कहेंगे कि उनका कसूर। देखिए बात यह है कि ठीक है, उनके पीछे वाले पुरुष जो है वो मिलिटेंसी में एंटी इंडिया कंपेयर में लॉन्च है, वो इनकी पॉलिसी है। लेकिन वैसे तो यह है कि इंडिविजुअल क्राइम होता है। मैं गलत रास्ते पे हूँ, मेरा बेटा हो सकता सही रास्ते पे हो, उसकी देखनी चाहिए कि एंटीस्टेंट्स क्या हैं। तो ज़रूर जो है कोई किसके साथ बाप का माँ का नाम लगा, लेकिन शायद ज़रूरी नहीं है कि उसका बुलडोज़र से घर उड़ा देंगे। हो सकता है उसकी बीवी ने, बच्चे ने उसको रोका हो, या माँ बाप बच्चों को रोकते हैं, पता ही नहीं चलता कि बच्चा मिलिटेंट बन गया। मेरे इलाके का एक आदमी था श्यामलाल, वो मिलिटेंट है, पता नहीं अभी है कि नहीं, हमें भी डर लगता है। कालाकोट एरिया में रोज़ वहाँ करते हैं, बॉडीगार्ड जाते हैं, हम 1-2 आदमी साथ होता है, लोग बताते हैं इस घर में आए थे, खाना खा के गए हैं। हम रिस्क लेके चलते हैं, तो इसमें धर्म नहीं है। मैं जानता हूँ, पूछ लीजिए, बहुत ड्रेडेड टेररिस्ट था। तो इसलिए माँ बाप थोड़े चाहते थे अगर चला गया तो ठीक है, उसको आतंकवादी ट्रीट करो। लेकिन अगर एक दिन पता लगेगा श्यामलाल ने किसी को मार दिया और उसके घर उड़ा देंगे पीछे माँ बाप, मैं तो नहीं जानता। इसलिए मेरा ये मानना, ये पार्टी का व्यू नहीं, हम ये मानते हैं कि बिल्कुल ठीक है, जो गलत है उसको सख्त से सख्त, फांसी पे सजा तो हमने दिया अफसर को, उसका विरोध भी हमने झेला। आपने देखा कि सजा, फिर आपके बड़े नेता ने कहा कि मुझे पता नहीं था, गलती से हो गया। नहीं, गलती से नहीं कहा उन्होंने कहा कि उनकी डेड बॉडी जो है वो आज हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि शव उनको देना चाहिए था, ये सेंटीमेंट था। और कई बार वो मामला खत्म हो गया। उस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा को लोगों ने सियासत के लिए बनाया था, लेकिन यह है कि उनको मिलने देना चाहिए था, या इस तरह कोई बात कही थी, मुझे उसका इल्म नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ वो भी गलत था। लेकिन बात यह है कि वो तो एक मुद्दा था कि उनके परिवारों को मिलने नहीं दिया गया, या ये मुद्दा था जी शव दे देते, शव देते तो शायद वो जहाँ हंगामा होता है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है फैसला करना कि क्या चीज़ जरूरी है क्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कभी टेररिज्म पे, आतंकवाद के कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए आतंकवाद में, और बेअंत सिंह जी शहीद हुए। अगर पंजाब में मिलिटेंसी को ख़त्म किया है तो बेअंत सिंह और गेल साहब और उनको केंद्र का खास था। तो इसलिए ये नहीं है, ये लंबे भाषण जरूर दे सकते हैं। ये जो एमपीज को निष्कासित किया गया है सत्र के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं कि तानाशाही है? चलिए, अब मैं तानाशाही शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि संसद के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन बात तो वो ठीक उठा रहे थे। उनको सस्पेंड कर दिया, और जिसने पास दे करके बच्चों को, उन लड़कों को अंदर भेजा, उसको सस्पेंड नहीं किया। कि
थोड़ी देर के लिए ये तो कर लेते कि गलती आपकी भी है, जी उन्होंने उनको दिया। और अगर वो अंदर हो सकता है 2001 के बाद, उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी, माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के थे, लेकिन उन शहीदों ने जिन्होंने उनको बचाया, उसके बाद तो सबक आ जाना चाहिए था सरकार को कि कैसे इतनी बड़ी इन्फिल्ट्रेशन हो गई, सिक्योरिटी ब्रीच हुई। हालांकि उनका मुद्दा अलग था, उन्होंने दिन गाल चुरा। अगर वो किसी और मुद्दे पे जाकर के भगत सिंह भी तो गए थे, लेकिन उनका मुद्दा बेरोजगारी था या तानाशाही था, कुछ इस तरह था, वो बात आई नहीं, यही हमने सुना है। लेकर हम कंडेम करते हैं, सख्त कंडेम करते हैं और मांग करते हैं कि होम मिनिस्टर बयान दे कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों हुआ, किसके खिलाफ हमने कार्रवाई की। उस एमपी से लेकर के कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए। सिक्योरिटी ब्रीच तो है, इसको तो देशवासी हो, ये सवाल पूछना भी गुनाह हो गया और संसद में नहीं पूछ सकते तो कहाँ पूछेंगे। सड़कों पे तो आपने बैन लगा दिया कि मुलाजिम, डेली वेजर, आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर पीट के उनको लाल कर दिया, फिर उन्होंने आर्डर निकाल दिया कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये सब डेमोक्रेसी है। और आप सवाल हमसे करते हैं, वो विरोधी आपका हक है और हम जवाब देते हैं। मेरी जगह, आपकी जगह कोई बीजेपी का होता तो मैंने ठीक है, आप ठीक सवाल पूछ रहे हैं। और बड़ी बात यह है दर्शकों को पता होना चाहिए, आप सीनियर, मुझसे सीनियर पत्रकार है, हमने आपसे सीखा हुआ है। धन्यवाद हूँ कि आप पूछते हैं तो मुझे जवाब देने का मौका मिलता है। अगर आप पूछेंगे नहीं, मैं जवाब कैसे दूंगा। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद सबसे बड़ा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, एक पिलर सुप्रीम कोर्ट है, जिसको आज चीफ जस्टिस को बिल आ गया, संसद पास करेगी और चर्चा नहीं करने देते कि जनाब चीफ जस्टिस क्यों नहीं होना चाहिए। चंद्रचूड़ जी की शख्सियत पे नहीं है, ये एक पद की गरिमा है। और वैसे भी चंद्रचूड़ जी ने जैसे सवालात और जैसे किए, आज तो फैसला माने तो उनके फैसला उन्होंने हक में किया, फिर उनको क्यों निकाला जा रहा है। बहुत विश्वास है लोगों को उन पे, वो गरीबों की बात करते हैं। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के ने की वजह से हमारी डेमोक्रेसी में आप देखिए, राहुल गांधी जी को आखिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, सजा हो गई, संसद से बाहर हो गए। सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जुडिशरी ना हो तो कहाँ जाएंगे, राहत तो लोगों की है। क्या आपको लगता है कि इस मीटिंग से जो मनोबल गिरा था कार्यकर्ताओं का, उसको आप स्पेसिफाई कर पाए? क्योंकि वोट आपका बड़ा है, बीजेपी से बड़ा है इन तीनों राज्यों। देखिए, हार और जीत पॉलिटिकल पार्टी के जीवन का हिस्सा है और मनोबल गिरने की बात नहीं है। ये जंग का जरूर बताते हैं, ये जो है वो उसको सेलिब्रेशन करके बताते हैं कि मनोबल गिर गया। लेकिन यह है कि बीजेपी की हालत यहाँ पे बहुत पतली है। अब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन लगाई है, सारे दफ्तर अफसर खाली हैं, कोई वैन लेके चला है, कोई गाड़ी लेके चला है। एक अब ढोल और बैंड बजाने के लिए कि जनाब बीजेपी मोदी सरकार, क्योंकि सरकार में है, लेकिन पब्लिसिटी तो बीजेपी कर रहे। ठीक है, सरकार ने किया, इश्तेहार भी करोड़ों रुपए के जाते हैं, मीडिया पे प्रधानमंत्री जी मन की बात रोज करते हैं। बिल्कुल है, क्यों नहीं है कि भाई आप जो है वो आप लाख दिवस कार्य इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? मुझे बताइए ना, पंचायत 1 2 3 4 5 लोग ही नहीं जाते। आप आपसे जाते हैं पंचों सरपंचों को, 4 लोगों को ड्यूटी लगती है कि लोगों ने देख लिया ये ड्रामा है, हुआ तो कुछ है नहीं। 100 चीज़ें लिखवाएंगे, 2 चीज़ें हो जाएंगी। और यह है कि वो पैसा दो, जो पंचायत के लोग चुने उन पर विश्वास करो। पैसा यही तो पंचायत राज कांग्रेस ने बनाया था जी। आप जाकर के मॉनिटर करो, आपका काम जलसे करना है जी। आप ऑफिसरों का काम जलसे करना है, गुणगान करना है, चालीसा पढ़ना है। अफसरों का काम है मॉनिटर करना कि सरपंच ने पैसे खाए, पंच ने खाए या बीडीसी ने खाए, डीडीसी ने खाए। वहाँ तो कोई चेक नहीं है। संविधान के आर्टिकल 375 अमेंडमेंट में एक प्रावधान था, 73rd अमेंडमेंट, कि एक हाई कोर्ट जज रिटायर्ड से एक एंटी करप्शन लोकपाल टाइप ओम्बड्समैन बनेगा। इस सरकार ने नहीं बनाया, क्योंकि पंचायत के खिलाफ शिकायत या अर्बन कारपोरेशन के खिलाफ शिकायत नहीं है। आपने अपनी एक महिला कारपोरेटर को डिसमिस किया जी। कि अगर कोई पैसे खाए उसका इलाज कहाँ है जी जी। ठीक है, वो बॉडी फौरी तौर पे इंक्वायरी करती। वो हमने प्रावधान रखा था, इन्होंने 9 साल से वो लागू नहीं किया जी। ये सारे पंचायत राज की 33% महिलाएं, आज 8300 महिलाएं हैं। मैं तो एक एक आंकड़ा जानता हूँ, वो कांग्रेस की देन है। वो कानून हमने बनाया और हम कहते हैं अच्छे कानून बनाओ, हम आपकी तारीफ करेंगे जी।
लेकिन आप स्पेशल सेशन बुला करके कहते हैं 10 साल के बाद आपको रिजर्वेशन मिलेगी महिलाओं को, ताली बजाओ 2029, तो वो 28वें सेशन हो सकता था ना, 28वें सेशन करके हम कहते हैं अभी तो रिजर्वेशन यहाँ डिलिमिटेशन हो गई। समय का अभाव है। वैसे तो उन्होंने 5 साल के लिए 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन की भी घोषणा कर दी है। तो हमने कहा ना डबल करो ना, 5 किलो राशन 15 रुपए का, जो मनमोहन सिंह का कानून था। 3 रुपए किलो चावल उन्होंने कहा था, 100 रुपए किलो का। चलिए, समय इजाजत नहीं दे रहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।